नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पशुपालन टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में हम सीरीज नंबर 11 के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 11, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दुग्ध ज्वर को रोकने में सहायक तत्व है। कौन सा तत्व है? फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम तत्व दुग्ध ज्वर को रोकने में सहायक है। और दुग्ध ज्वर होता है किस कारण से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। जो दुधारू पशु होते हैं, ज्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, उनमें ये रोग होता है, जैसे कि गाय और भैंस। और इस रोग को कंट्रोल करने में मैग्नीशियम अपनी अहम भूमिका निभाता है। किस प्रकार से निभाता है? तो जो मैग्नीशियम तत्व है वो कैल्शियम को पचाने में सहायक है। ये कैल्शियम को पचाने का काम करता है। जब पशु में कैल्शियम पचेगा, पचने के बाद शरीर में किस प्रकार से फैलेगा? तो धमनियों के द्वारा। धमनियों के द्वारा जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा जाएगी और शरीर में धमनियों द्वारा कैल्शियम का प्रवाह होने लगेगा, तो पशुओं में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो एक काम तो हो गया इसका, कैल्शियम को पचाने का, और कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ाने का काम करता है ये। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की पूर्ति की। मैग्नीशियम को किस प्रकार से दिया जाए? तो मैग्नीशियम को दिन में 15 से 20 ग्राम देना चाहिए पशु को। और किसके साथ देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट वाली जितनी भी चीजें जो पशु को पोषण के रूप में दी जाती है, उसके साथ 15 से 20 ग्राम मैग्नीशियम को मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोवंश के भ्रूण में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? तो कितनी होती है? 56%, 75%, 95% या 66%? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवंश के भ्रूण में 95% जल की मात्रा पाई जाती है। और जो जल की मात्रा है, भ्रूण से बच्चे का जन्म होता है और जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती है, ऐसे ऐसे जल की मात्रा कम होती है। जैसे भ्रूण में 95% जल की मात्रा है, उसके बाद जो 75% जल की मात्रा है वो पाई जाती है जब बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चे के जन्म के बाद नवजात जो शिशु होता है उसमें 75% जल की मात्रा होती है। उसके बाद घटकर 66% हो जाती है। और ये कब होती है? तो ये होती है जब गोवंश का बच्चा 5 से 6 माह की आयु का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 56% पानी की मात्रा हो जाती है जब ये प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ के बाद इसमें 56% पानी की मात्रा रह जाती है। ठीक है, तो गोवंश के भ्रूण में कितनी होती है? तो गोवंश के भ्रूण में होती है 95% जल की मात्रा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उष्ट्र प्रजनन विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2016, 13 मार्च 2019, 1 जनवरी 2022 या 15 अगस्त 2012? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 2016 को उष्ट्र प्रजनन विकास योजना प्रारंभ की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था ऊंटों का संरक्षण करना। ऊंटों का संरक्षण करना, ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना और ऊंट पालक हैं उनको प्रोत्साहन करना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऊंटों को पाल सकें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीओबी टेस्ट द्वारा दूध में किसकी जांच करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा की, लैक्टोज की, प्रोटीन की या खीस की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीओबी टेस्ट द्वारा खीस की जांच की जाती है। अब सीओबी क्या चीज है? तो सीओबी, सी का मतलब हो गया क्लोट, ओ का मतलब हो गया ऑन, बी का मतलब हो गया बॉइलिंग। क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट किस में किया जाता है? दूध में किया जाता है। जब हम उबालते हैं दूध को तो उसमें फटने का परीक्षण किया जाता है। मतलब दूध को उबालते हैं, उसके बाद ये फटकर थक्का बन जाता है। इसका परीक्षण कहलाता है सीओबी परीक्षण। और इन चीजों में से खीस में ये परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है कि अम्लता कितना % है। तो दूध की जो अम्लता हो जाती है वो 0.2 से कम हो जाती है। उस टाइम पर दूध फटकर थक्का बन जाता है। तो इसको उबलने पर थक्का परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध के उबलने पर थक्का परीक्षण किसको कहा जाता है? तो सीओबी टेस्ट को। और ये किया जाता है खीस में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहिवाल, राठी, लाल सिंधी या गिर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान की जो कामधेनु कहलाती है वो कहलाती है राठी गाय। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है राजस्थान में, तो राजस्थान में इस गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है
नौहर हनुमानगढ़ में राठी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है और इसके अन्य नाम भी हैं। तो इसको लाल कराची और भाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राठी गाय को। और राजस्थान की कामधेनु क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु इस गाय को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक कृषि कार्यों में उपयोग में ली जाती है और उसके साथ ही ये दुधारू नस्ल भी है। राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार ये सर्वाधिक दूध भी दे देती है और कृषि कार्यों में काम भी आ जाती है। तो ये दोनों काम कर लेती है, इसी कारण इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वरमुल डेयरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो कहां स्थित है? सांचौर, जोधपुर, जालोर या गंगानगर? तो जो वरमुल डेयरी है वो राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो हो गया रोग और दूसरी तरफ है टीकाकरण माह। किस रोग का टीकाकरण कौन से माह में किया जाता है, ये चीज हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खुरपका मुंहपका रोग की। तो खुरपका मुंहपका रोग, इसका टीकाकरण किया जाता है मई एवं नवंबर में। तो बिल्कुल ये राइट है। लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार किसको कहा जाता है? ब्लैक क्वार्टर को। इसका टीका लगाया जाता है वर्षा ऋतु से पहले। तो बिल्कुल सही है, वर्षा ऋतु में ये रोग फैलता है, इसलिए इसके पहले ही इसका टीका लगा लिया जाता है। और कब लगाया जाता है? तो मई और जून में किसका टीका लगाया जाता है? लंगड़ा बुखार का या ब्लैक क्वार्टर का। तीसरा रोग है हमारा माता रोग। तो माता रोग का टीका लगाया जाता है अक्टूबर में। तो ये भी राइट है। माता रोग या इसको कहते हैं रिंडर पेस्ट। इसके बाद हम देखें, लास्ट है हमारा ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस जो रोग है इसका टीका मार्च में नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, ब्रुसेलोसिस रोग है वो फैलता है बकरियों में। बकरियों का प्रमुख रोग है और गर्भावस्था के अंतिम समय में ये रोग फैलता है और इसमें क्या होता है? गर्भपात हो जाता है बकरियों में। तो इसका जो टीका है वो बकरी के जन्म से, जब बकरी 6 माह की हो जाती है उस समय, किसी भी माह में, किसी भी ऋतु में, किसी भी माह में, किसी भी ऋतु में इसका टीका लगाया जाता है। किसका? ब्रुसेलोसिस रोग का। और बकरियों में ये रोग फैलता है, गर्भपात हो जाता है इस रोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ब्रुसेलोसिस रोग है ये सुमेलित नहीं है। इसका टीका लगाया जाता है 6 माह की उम्र में, कभी भी, पूरे वर्ष। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुअर फार्म कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? बालोतरा, अलवर, बाड़मेर या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में शुकर प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? अलवर में। और सुअर फार्म भी स्थित है अलवर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊंटों में मेज रोग का कारक है। ए है सर्कोप्टीज, कैमेली, ट्रिपेनोसोमा, इन्वेंसाई, बेसिलस, एंथ्रेसिस या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऊंटों में जो मेज रोग फैलता है वो फैलता है सर्कोटिप्स कैमेली द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाय का कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सामान्य होता है? कितना होता है? 38.4 डिग्री, 37.5 डिग्री, 38.5 डिग्री या 33.7 डिग्री? इसका आंसर हो जाएगा सी। 38.5 डिग्री सेल्सियस गाय का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लिखे तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है गाय का नॉर्मल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस ऊँटनी में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बैक्टीरियन, ड्रोमेडेरी, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊँट की। पूरे विश्व में ऊँट 2 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले हो गया 1 कुबड़ वाले और दूसरे हो गए 2 कुबड़ वाले। 2 कुबड़ वाले पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में। शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं 2 कुबड़ वाले, और अरेबियन या गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं 1 कुबड़ वाले ऊँट। तो 1 कुबड़ वाले ऊँट अरेबियन ऊँट कहलाते हैं और जो 2 कुबड़ वाले ऊँट है इनको कहा जाता है एशियाटिक नस्ल, जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें पाई जाते हैं 2 कुबड़। तो जो 1 कुबड़ वाला ऊँट है इसको कहा जाता है ड्रोमेडेरी। ड्रोमेडेरी में 1 कुबड़ पाया जाता है और बैक्टीरियन इसमें पाए जाते हैं 2 कुबड़, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से किस ऊँट में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कुबड़ वाले ऊँट, जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस कारण इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वसा के कारण ये अपनी ठंड को रोक लेता है और वहां पर रहने के लिए अपना वातावरण तैयार कर लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरियन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की बकरियों में सबसे बड़ी बकरी है कौन सी है? जखराना, सिरोही, मारवाड़ी या जमुनापरी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमुनापरी बकरी भारत में सबसे बड़ी बकरी है। इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो
उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इटावा कहाँ पर आता है? तो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है इटावा। ये बसा हुआ है इटावा। एक तरफ है यमुना और दूसरी तरफ है चंबल। यमुना और चंबल नदी के बीच में है इटावा और वहां से ही जमुनापरी बकरी का उत्पत्ति स्थल है। इसकी शारीरिक विशेषता की बात करें, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बकरी है। उसके बाद इसके जो कान होते हैं वो लटके हुए होते हैं, घड़ी की पेंडुलम की तरह इसके कान लटके हुए होते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए घड़ी की पेंडुलम की तरह किस बकरी के कान लटके हुए होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुनापरी बकरी। उसके बाद इसकी एक और खास विशेषता है कि इसकी टांगे लंबी होती है और पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं और इसकी जो नाक होती है वो तोते के समान रोमन होती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही इसके जो सींग होते हैं वो नुकीले होते हैं और छोटे होते हैं। जमुनापरी बकरी होती है वो एक दिन में 5 लीटर दूध दे देती है। इसके दूध में जो वसा होती है वो 3 से 5% होती है। और ये बकरी जमुनापरी बकरी है वो द्विकाजी बकरी है जो दूध भी दे देती है और मांस के लिए भी पाली जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घोड़ी में गर्भकाल की अवधि होती है, कितनी होती है? 9 माह 5 दिन, 11 माह 11 दिन, 12 माह 15 दिन या 13 माह 11 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। घोड़ी की जो गर्भकाल की अवधि होती है वो होती है 11 माह और 11 दिन। अगर इसको हम दिन में डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 30, एक माह में 30 दिन होते हैं तो कितना हो गए? 330 दिन। 330 में 11 दिन गिन लेते हैं तो कितने हो गए? 341 दिन। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि घोड़ी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, अगर माह में पूछ ले तो 11 माह 11 दिन हो जाएगा और अगर दिन में पूछ ले तो इसका आंसर करेंगे 325 से 345 दिन। 341 तो हो रहा है, उसके बाद किसी किसी महीने में 31वां भी दिन होता है तो वो हमने नहीं गिना। एग्जैक्टली दिन की बात करें तो हमको 345 दिन करना है, 325 से 345 दिन करना है। और अगर ये पूछ ले कि घोड़ी का गर्भकाल कितने माह का होता है तो उसका आंसर हो जाएगा 11 माह 11 दिन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैंस में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भैंस में मध्यकाल की अवधि 36 घंटे होती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि गाय की कितनी होती है, गाय की मध्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो जो गाय की होती है इसमें हम बात करें देसी गाय की। देसी और विदेशी दोनों में अलग अलग होता है। देसी गाय की जो मध्यकाल की अवधि होती है वो होती है 18 घंटे की और विदेशी गाय की होती है वो होती है 12 से 24 घंटे की। और भैंस में मध्यकाल की अवधि होती है 36 घंटे की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस थी तो कौन सी भैंस है? महिमा, लूसी, डोली या गरिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो विश्व की पहली क्लोन द्वारा निर्मित भैंस है वो है गरिमा। गरिमा तो हो गई भैंस की। और डोली किसका नाम है? डोली नाम है भेड़ का। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? तो डोली। और अगर भैंस की पूछा जाए तो इसकी है गरिमा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में पशु की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख या 7.5 लाख। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 लाख रुपए अगर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए पशु या इसकी मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत। और अगर ये पूछ लिया जाए कि आंशिक विकलांगता पर कितनी दी जाती है तो ये दी जाती है 2.5 लाख। 50% दी जाती है आंशिक विकलांगता पर और पूर्ण रूप से अगर विकलांग हो जाए या मृत्यु हो जाए उसकी तो ये दी जाती है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुग्ध दोहन का निर्धारित समय कितने मिनट तय किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 मिनट, 11 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी भी पशु में हम दुग्ध दोहन करते हैं तो उसको 7 मिनट में हमको पूरा कर लेना चाहिए। इसमें पशु अच्छा दूध भी दे देता है और उसके लिए भी लाभदायक रहता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी में फाउल पॉक्स बीमारी का टीका कितनी उम्र में लगाना चाहिए? 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 7 सप्ताह या 10 सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 सप्ताह की उम्र पर मुर्गी में फाउल पॉक्स बीमारी का टीका लगाना चाहिए। और जो फाउल पॉक्स बीमारी है इसको कहा जाता है मुर्गियों का चेचक। और ये जो टीका लगाया जाता है वो कौन से माह में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अप्रैल माह में। फाउल पॉक्स बीमारी या मुर्गियों के चेचक बीमारी का टीका लगाया जाता है अप्रैल माह में और जब मुर्गी 10 सप्ताह की उम्र की हो जाती है उस समय लगाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गे का बधियाकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? वेसेटोमाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, कैपोनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुर्गी का बधियाकरण किया जाता है उसको कहा जाता है कैपोनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्गी का औसतन तापमान कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मुर्गी का औसतन तापमान होता है वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी। उसके बाद हम बात 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है? तो ये होता है भेड़ और बकरी का। और अगर हम बात करें 101.5 किसका होता है? तो ये होता है गाय का और भैंस का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, कोटपुतली बहरोड या हनुमानगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली में भारत का सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर स्थित है। पहले ये जयपुर में आता था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 4 या 2? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। ये है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पशु के आहार में रेशे की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए? गाय, बकरी, घोड़ा या भैंस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घोड़े के आहार में रेशे की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इन सभी पशुओं में गाय, बकरी और भैंस के अलावा जो घोड़ा है वो जुगाली नहीं करता। तो जुगाली नहीं करता, इस कारण से ये रेशे को पचा नहीं पाता। बाकी गाय, बकरी और भैंस ये तीनों पशु जुगाली करते हैं और इस कारण से ये रेशे को पचा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घोड़े के आहार में रेशे की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम किस चारे का वैज्ञानिक नाम है? चवला, बरसिम, रिजका या ग्वार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बरसिम का वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम और इसे क्या कहा जाता है? चारों का राजा। बरसिम को कहा जाता है चारों का राजा, रिजके को कहा जाता है चारों की रानी और बरसिम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। अगर हम बात करें चवला की, तो चवला का जो वैज्ञानिक नाम है वो है विग्ना अंगुकुलाटा। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम हो गया बरसिम का। रिजके का वैज्ञानिक नाम है मेडिकागो सेटाइवा और ग्वार का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा हो गया ग्वार का वैज्ञानिक नाम। और इनमें से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली जो चारे की फसल है वो है ग्वार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ज्वार की चरी के अलावा किस फसल में HCN की मात्रा पाई जाती है? HCN मतलब हाइड्रोसाइनाइड और ये विषैला पदार्थ है। किसी फसल में HCN की मात्रा है और पशु खा लेते तो उसकी मृत्यु हो जाती है और HCN की मात्रा पाई जाती है ज्वार में। सबसे पहले तो बात कर ले हम ज्वार की, तो ज्वार में HCN की मात्रा पाई जाती है और ये पाई जाती है 55 दिन तक की ज्वार में। 55 दिन मतलब 2 महीने तक की ज्वार, मतलब छोटी उम्र होती है उस समय इसमें HCN की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए पशु को छोटी उम्र की ज्वार से दूर रखा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है हमारी ए, सूडान घास। सूडान घास में भी HCN की मात्रा पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय सूखाग्रस्त कृषि अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद या पुणे? इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में स्थित है केंद्रीय सूखाग्रस्त कृषि अनुसंधान संस्था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 से 2 का मिलान कीजिए। तो फर्स्ट में है रोग और दूसरी जगह है प्रभावित अंग। तो इसमें हमको किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये देखना है। तो थनेला से कौन सा अंग प्रभावित होगा? गला, जबड़े की सूजन, बड़ी आंत या तो थनेला से होता है थन प्रभावित। उसके बाद हम बात करें फड़किया की, तो फड़किया से क्या होता है? फड़किया रोग होता है भेड़ और बकरियों में। इसमें क्या होता है? अचानक पेट में गैस बनती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा खाने वाले पशुओं में होता है, तो खाने से आंतों में सूजन आ जाती है और आंतों में सूजन आती है तो बड़ी आंत में ये रोग होता है। गलघोटू रोग में क्या होता है? तो गलघोटू रोग में गले में इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु का टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। उसके बाद टीटनेस है, इसमें जबड़े में सूजन आ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हो गया डी, फड़किया का हो गया सी, गलघोटू का हो गया ए, उसके बाद हो गया टीटनेस, तो टीटनेस में हो जाएगा बी। बचा कौन सा? बी। तो डी, सी, ए, बी ये किस में आ रहे हैं? तो देख लेते हैं हम डी, सी, ए, बी किस में आ रहे हैं। तो डी, सी, ए, बी आ रहा है बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्गियों में चेचक किस वायरस द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरेलियोटा एबिपॉक्स, बेरेलियोटा मेलिग्रिड्स, बेरेलियोटा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुर्गियों में जो चेचक फैलता है वो फैलता है बेरेलियोटा एबिपॉक्स द्वारा।
और ये है वायरस। और जो चेचक फैलता है वो 8 से 12 सप्ताह के चूजे में फैलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? साहिवाल, गिर, रेड सिंधी या थारपारकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में साहिवाल जो नस्ल है उसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है? तो जो साहिवाल है उसका जो दूध होता है वो सबसे मीठा दूध है, और जो लैक्टोज है वो दूध में मीठेपन का कारक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गो पशुओं में असामान्य भूख, हड्डियों एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किस तत्व की कमी से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या मैग्नीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फास्फोरस की कमी के कारण पशु में असामान्य भूख, हड्डियों व अवांछनीय पदार्थ जैसे कहीं पर भी पॉलीथीन है या कागज है, किसी भी तरह की चीज पशु खाने लग जाता है तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ की पूंछ व गुदा के आसपास के गंदे व गीले ऊन को काटना क्या कहलाता है? डैगिंग, डाइंग, बेगिंग या रिंगिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भेड़ की पूंछ व गुदा के आसपास गंदे ऊन को और गीले ऊन को काटना कहलाता है डैगिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ये जमीन को पोलीकर उपजाऊ बनाते हैं, इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये किसान के लिए महंगी पद्धति है जिसकी लागत अधिक होती है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये किसान के लिए महंगी पद्धति है एवं इसकी लागत अधिक होती है, ये इसका कारण और कथन असत्य है। जो केचुआ पालन है और केचुए से बनने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद है उसका निर्माण किसान के लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर हम बात करें केचुओं की तो केचुए 1 किलोग्राम 200 से 300 रुपए में मिल जाते हैं, और वो ही केचुए 1 किलो से एक दिन 100 किलो भी हो जाते हैं। इसमें कोई भी किसान की लागत नहीं लगती, इसमें ओनली गोबर लगता है और केचुए लगते हैं। ये जमीन को पोलीकर उपजाऊ बनाते हैं तो बिल्कुल बनाते हैं। इसके मल से मृदा उपजाऊ बनती है तो बिल्कुल बनती है। गोबर, मिट्टी और घास फूस सभी पदार्थों को खाते हैं, उसके बाद जो मल निकलता है उसी को कहते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये महंगी पद्धति है, ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म के समय बछड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो कितने होते हैं? 2, 4, 5 या 8? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जन्म के समय बछड़े के मुंह में 2 दांत होते हैं, और कहां पर होते हैं? तो निचले जबड़े में होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बकरी में दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 8, 12 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बकरी में दूधिया दांतों की संख्या होती है 8, और ये कितनी उम्र तक की होती है? तो 10 से 12 माह की जो बकरी होती है इसमें 8 दांत पाए जाते हैं। और कौन से पाए जाते हैं? तो दूधिया दांत। ठीक है, और ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं निचले जबड़े में। निचले जबड़े में आगे ही आगे 8 दांत पाए जाते हैं, और 10 से 12 माह की बकरी में पाए जाते हैं, और इनको कहा जाता है दूधिया दांत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा प्रमुख रूप से किन राज्यों में उत्पन्न होता है? कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर आता है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में 13%, पूरे भारत का 13% प्लास्टिक का कचरा निकलता है। उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 12% निकलता है। उसी के साथ ही तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात में भी 12% प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। चौथे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 9%, और कर्नाटक। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक चौथे नंबर पर आते हैं जहां पर 9% प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है। 5वें नंबर पर आता है तेलंगाना। तेलंगाना जहां पर 7% कचरा उत्पन्न होता है। 8वें नंबर पर आते हैं दिल्ली और यूपी, जहां पर 6% प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इन ऑप्शनों में फर्स्ट नंबर पर आते हैं हमारे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहां पर सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुधन बीमा योजना को राज्य में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है राज्य पशुधन विकास बोर्ड, राज्य कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय या नाबार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राज्य पशुधन विकास बोर्ड है वो पशु बीमा योजना को राज्य में क्रियान्वयन का कार्य करता है, और ये पशुधन बीमा योजना है वो पूरे भारत में वर्तमान में चल रही है, लेकिन गोवा में नहीं चल रही है। गोवा को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में पशुधन बीमा योजना कार्यरत है, और इसके क्रियान्वयन का कार्य राज्य पशुधन विकास बोर्ड करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मवेशी को खरीदते समय निश्चित की गई रकम में से छूट देने को क्या कहते हैं? ओवड़ा, दारीजनी, गोदा या खुड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
मवेशी को खरीदते समय निश्चित की गई रकम में से छूट देने को कहा जाता है धारीजनी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थारपारकर गोवंश के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला, बलदेव पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला या जसवंत पशु मेला? इसका आंसर हो जाएगा सी। थारपारकर जो गाय है उसके लिए जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कहां पर लगता है? तो बालोतरा में। पहले हम इसको पढ़ते थे बाड़मेर में। बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग हो गया। और मल्लीनाथ जी पशु मेला इसलिए प्रमुख है क्योंकि थारपारकर है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है और पाकिस्तान से टच है बाड़मेर और बालोतरा। तो ये पाई जाती हैं राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर, बीकानेर, इन एरिया में पाई जाती है थारपारकर नस्ल। और इस एरिया में लगने वाला जो पशु मेला है वो है मल्लीनाथ जी पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? तो जालरापाटन, झालावाड़ में। ठीक है। बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है। जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में। और मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है पाकिस्तान से जो पास में लगता है पशु मेला वो लगता है बालोतरा में। यहाँ पर सर्वाधिक थारपारकर गोवंश के पशु बिक्री के लिए आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है कौन सा है? गाय, बकरी, भेड़ या भैंस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बकरी है वो 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु पाए गए राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया गया? तो ये पाया गया बाड़मेर में। और बाड़मेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहां पर सर्वाधिक पशु संपदा पाई गई है। सर्वाधिक पशु संपदा रखने वाला जिला है राजस्थान में वो है बाड़मेर। और 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में संख्या के आधार पर सर्वाधिक पशु पाया गया वो है बकरी। और सेकेंड नंबर पर जो है वो कौन सा है? तो बकरी के बाद आता है हमारा भेड़। फर्स्ट नंबर पर है बकरी, सेकंड नंबर पर है भेड़। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुओं में गोबर एवं मूत्र प्रबंधन करने हेतु निर्मित आदर्श टंकी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 फीट, 6 से 8 फीट, 3 से 5 फीट या 10 से 12 फीट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 से 10 फीट टंकी की गहराई होनी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई हम रखते हैं पशुओं की संख्या के आधार पर, लेकिन जो गहराई होती है वो 8 से 10 फीट ही रखी जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोमूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 5%, 2.5%, 4.5% या 9.5%? इसका आंसर हो जाएगा बी। गोमूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है 2.5%। इसके साथ ही इसमें अन्य तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। ये तत्व पाए जाते हैं गोमूत्र। इसके अलावा इसमें जो जल की मात्रा होती है वो है 45%। यूरिया की मात्रा पाई जाती है 2.5%। ये सभी तत्व पाए जाते हैं, इसलिए जो गोमूत्र है इसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक कहा जाता है। और ये चर्म रोग में भी काम में आता है। चर्म रोग में एंटीसेप्टिक का काम करता है गोमूत्र। और इसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है 2.5%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय पर धारण करते हैं। कितने ताप और समय पर धारण करते हैं हम? 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 30 मिनट, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 15 सेकंड, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान 15 सेकंड, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान 30 मिनट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक हम दूध को गर्म करते हैं, उसको कहा जाता है कम तापमान और अधिक समय। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिक तापमान और कम समय, इसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है और कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकंड तक इसको गर्म किया जाता है दूध को, HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और वो होता है LT लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT कहा जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है, इसको कहा जाता है HT, मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ये कहा जाता है LTLT। और ये होता है ए। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पर जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसको अचानक से ही 5 सेकंड के अंदर ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो दूध में पड़ने वाले जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु, उनकी मात्रा एकदम खत्म हो जाती है। मतलब गर्म करने पर तो दूध में जीवाणुओं की मात्रा खत्म हो जाती है, उसके बाद इसमें जीवाणु वापस नहीं पनपे, इसलिए 5 सेकंड में ही इसको ठंडा कर लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताजे दूध की अम्लता कितने प्रतिशत होती है? 1 से 1.28%, 0.16 से 0.22%, 0.11 से 0.16% या 0.5 से 10%? तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
जो ताजा दूध होता है उसकी अम्लता होनी चाहिए 0.11 से 0.16%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 माह की भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? 2 किलो, 0.5 kg, 1 किलो या 3 किलो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 माह की भेड़ से 1 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। और भेड़ को क्या कहा जाता है? तो भेड़ को कहा जाता है ओविस अराइज। अगर हम बात करें भेड़ की प्रौढ़ावस्था, भेड़ की प्रौढ़ावस्था कितने माह में आती है? तो ये आती है 4 से 12 माह में। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भेड़ का जो प्रौढ़ नर होता है और भेड़ की जो प्रौढ़ मादा होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ नर को कहा जाता है रेम और प्रौढ़ मादा को कहा जाता है ईवा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि युवा नर को क्या कहा जाता है और युवा मादा को क्या कहा जाता है भेड़ की, तो युवा नर को कहा जाता है ईवा लैम्ब और युवा मादा को कहा जाता है मादा मेमना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 6 माह की जो भेड़ होती है इससे प्राप्त होती है 1 किलोग्राम ऊन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था स्थित है उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था है इसको कहा जाता है CARI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसको कहा जाता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1955, 20 सितंबर 1967, 13 जनवरी 1970 या 12 मार्च 1973? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ व बकरियों में फड़किया रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। कब किया जाता है? अप्रैल मई, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च या मई जून? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फड़किया जो रोग होता है उसका टीकाकरण किया जाता है अप्रैल मई में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुल मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 4था, 7वां या 8वां? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व में भारत का 8वां स्थान है मांस उत्पादन की दृष्टि से। और 2019 पशु गणना के अनुसार देश में कुल मांस उत्पादन हुआ है 9.29 मिलियन टन, जो 2012 की तुलना में 5.62% बढ़ा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गहरी बिछावन विधि में सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री है सूखा भूसा, गेहूं का भूसा, हरी घास या धान की भूसी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धान की भूसी गहरी बिछावन पद्धति में सर्वश्रेष्ठ बिछावन है। और ये किसमें होता है? तो मुर्गियों के आवास में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी एक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुर्गी सर्वाहारी पशु है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे पशुपालन टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।